हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में चर्चा की थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में लास्ट हमने पढ़ा था कि महाद्वीपों का जो विस्थापन है उसका कारण क्या रहा था। महाद्वीपों के विस्थापन में हमने वहाँ दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे जो अल्फ्रेड वेगनर ने बताए थे। और अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि मुख्य रूप से दो प्रभाव या दो कारण या दिशा होती है, जिसमें से पहला कारण या दिशा की हम बात करें तो पहला कारण व दिशा जो होती है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, साथ में लगने वाला पल्लवनशीलता बल। यानी कि दोनों यदि संतुलित हैं तो वह वस्तु जो उस पानी के रूप में तैर रही है वो फ्लोट कर सकती है, लेकिन यदि उनमें किसी प्रकार से संतुलन बिगड़ता है तो वह उसका फिर खिसकाव प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार से भूमध्य रेखा की तरफ ये जो भाग है ये धीरे धीरे खिसकता चला गया, यानी कि पैंजिया जो है वो टुकड़ों में विभाजित होना शुरू हुआ और टुकड़ों में विभाजित होने के पश्चात ये जब महाद्वीप हैं या जिसको हम कह सकते हैं गोंडवाना लैंड जो है ये धीरे धीरे ब्रेक होकर महाद्वीप विस्थापन की तरफ से ये होना प्रारंभ हुआ। तो ये दिशा रही। दूसरा कारण हमने देखा था कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो वर्तमान में पश्चिम की तरफ स्थित हैं या पश्चिम की तरफ चले गए हैं, तो ये अलग होकर पश्चिम की तरफ क्यों गए, इसका कारण क्या रहा। और दिशा मैंने बताई कि दिशा पश्चिम की तरफ मानी, जो कि वैगनर कहता है। तो जाने के पीछे इनका कारण ये था कि वैगनर ने सुझाया कि सूर्य और चंद्रमा सम्मिलित रूप से अपना गुरुत्वाकर्षण बल समुद्री सतह पर लगाते हैं, और समुद्री सतह पर जब ये बल लगता है तो समुद्र सतह की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि ज्वार भाटा यानी टाइड आना प्रारंभ होता है। और ऐसी इसकी उपस्थिति में ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो दोनों महाद्वीप हैं ये पश्चिम की ओर खिसक गए या ड्रैग कर गए। ये भी कहा जाता है कि पृथ्वी अपने घूर्णन की गति से उस समय चल रही थी और पृथ्वी अपना घूर्णन समय के अनुसार, गति के अनुसार निरंतर रूप से चल रही थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा, उन्होंने इन महाद्वीपों को पश्चिम की ओर आकर्षित किया, या यूँ कह सकते हैं कि पश्चिम की ओर खिसक गए, और इसके माध्यम से अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसको हम आगे बढ़ाते हैं आज के क्लास में, और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि महाद्वीपीय प्रवाह जो हुआ उस महाद्वीपीय प्रवाह का क्या प्रभाव पड़ा। जिसमें से एक प्रभाव तो मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रभाव तो ये देखने को मिला कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की तरफ ड्रैग कर गए, यानी कि पश्चिम की तरफ खिसक गए। और दूसरा प्रभाव ये देखने को मिला कि ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, ये कहीं पर्वतों के निर्माण की उत्पत्ति के बारे में बात नहीं करता, या यूँ कह लीजिए कि महासागरों की उत्पत्ति के बारे में बात नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, नाम से ही पता चल रहा है महाद्वीपीय विस्थापन मतलब विस्थापित क्या हुआ, ट्रांसफ़र किसका हुआ, महाद्वीपों का। महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले गए, इस थ्योरी में हम ये पढ़ रहे हैं। पर चूंकि इसमें कहीं ना कहीं दो तथ्य भी छिपे हुए हैं, हालांकि उन दो तथ्यों की बात वैगनर ने शुरुआती दौर में नहीं की थी, लेकिन जैसे जैसे थ्योरी आगे बढ़ रही थी तो वो दो तथ्य, दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, या यूँ कह सकते हैं कि दो इम्पोर्टेंट चीज़ों का निर्माण होना ये पता चला। जिसमें से एक था कि महासागरों का निर्माण किस प्रकार से हो गया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से हो गया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये कहते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन पर चर्चा वैगनर कर रहे थे, उनको प्रस्तावित ये करना था कि महाद्वीपों का विस्थापन किस प्रकार से हुआ, लेकिन कहते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन के साथ साथ उन्होंने महासागरों की उत्पत्ति के बारे में, या साथ ही साथ उन्होंने पर्वत निर्माण की उत्पत्ति के बारे में भी अपने मत प्रस्तुत कर दिए। चले थे वो महाद्वीपीय विस्थापन की सिद्धांत को लेकर, और वो तो उन्होंने बताया ही था, साथ ही साथ वह महासागरों की उत्पत्ति के बारे में
पर्वतों के निर्माण के उत्पत्ति के बारे में भी अपना मत उन्होंने प्रस्तुत किया। तो देखिए वैगनर महोदय जो है, ये वैगनर महोदय ने माना था कि पैंजिया जो है यानी कि जो महाद्वीपीय खंड है, स्थल भाग है, पैंजिया जो है ये कार्बोनिफेरस जो युग था, काल था, उस समय से टूटना प्रारंभ माना गया। तो लोगों को कहना है कि क्या उससे पहले ये एक्टिविटी नहीं हुआ करती थी? तो यस, हुआ करती होगी, हम ये कह सकते हैं हुआ करती होगी या होती होगी, पर चूंकि पहले जानकारी का अभाव था तो हमें इतना पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम यूँ कहें कि प्रमाण हमारे हाथ में आते गए, जैसे कार्बोनिफेरस युग में कोयले के प्रमाण मिलना, कोयले के निक्षेप मिलना, वनस्पतियों का मिलना, इससे कहीं ना कहीं हमें ये पता चल जाता है कि कार्बोनिफेरस काल में ये जो कोयला है, वनस्पति है, जीव जंतु है, ये किस प्रकार के कौन कौन से महाद्वीपों में निवास कर रहे हैं और उन महाद्वीपों की संरचना फिर कहाँ पर होगी या वो महाद्वीप कहाँ स्थित होंगे। तो ये फिर कार्बोनिफेरस युग के बाद धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ। और इसलिए कहा जाता है कि जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में भी हमें ये ज्ञात होता है कि जो आर्कियन युग है ना, प्री पैलेजोइक एरा का जो आर्कियन युग है या काल है, उसमें हम क्या देखते हैं दोस्तों, उसमें पैंजिया का निर्माण होना बताया था। लेकिन उसके पश्चात हम प्री कैम्ब्रियन की बात करें, कैम्ब्रियन की बात करें, आपके ऑर्डोविशियन की बात करें, सिल्यूरियन की बात करें, डिवोनियन की बात करें, तो यहाँ तक हम पढ़ते हुए आए हैं, हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ा है, वहाँ पैंजिया की कोई विशेष बात नहीं कही गई कि ये ब्रेक हुआ है या टुकड़ों में विभाजित हो गया है या ये स्थानांतरित हो रहा है ना, ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। पर चूंकि आप देखें कि कार्बोनिफेरस के बाद स्पष्ट रूप से मिलता है कि पैंजिया का विखंडन होना प्रारंभ हो गया, यानी पैंजिया टूटने लग गया। और पैंजिया टूटकर दो भागों में विभाजित माना गया कि धीरे धीरे दो भागों में विभाजित हो गया। एक इसका भाग लॉरेशिया कहलाया और दूसरा भाग इसका गोंडवाना लैंड कहलाया। और समय के साथ साथ लॉरेशिया भाग भी टूट गया और उधर गोंडवाना लैंड का पार्ट जो था वो भी दो भागों में अलग अलग विस्तारित होना प्रारंभ हो गया। तो इस थ्योरी का अभी तक का बैकग्राउंड और जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। अब हम महाद्वीपीय प्रवाह जो हुआ है उसका कारण क्या रहा, ठीक है, या उसके प्रभाव क्या, कारण तो हमने पढ़ लिया है, हम प्रभाव की बात कर रहे हैं कि इससे क्या प्रभावित हुआ, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, महाद्वीपीय प्रवाह व उसके प्रभाव, महाद्वीपीय प्रवाह व उसके प्रभाव, क्या प्रभाव हमें देखने को मिले, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया है कि कार्बोनिफेरस युग से पहले की घटना है, यह अभी की घटना नहीं है। तो कार्बोनिफेरस के पश्चात हमें क्या देखने को मिला कि कार्बोनिफेरस के पश्चात ये लगभग 2800 या 28 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना थी। ये जो घटना थी ये 28 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना थी, आपको पता है, कार्बोनिफेरस काल की। और उसके पश्चात कार्बोनिफेरस काल के बाद या उसी समय से हमारा जो पैंजिया वाला जो भाग है, यानी हमारा जो भूखंड है, स्थलीय भूखंड, वो धीरे धीरे टूटना प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो आपने हेडिंग लिख ली होगी और आपकी हेडिंग हो जाएगी महाद्वीपीय प्रभाव है उसके प्रभाव की हम बात करने जा रहे हैं। और फिर पैंजिया जो था वो धीरे धीरे दरारों के रूप में, टुकड़ों के रूप में अलग होता चला गया। अब देखिए दो बातें आपको ध्यान रखनी है, दो बातों पर हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 मैं हम ये लिख देता हूँ, दो बातों पे हमारा डिस्कशन होगा, समझिएगा। पहली बात कि महाद्वीप पश्चिम की तरफ, महाद्वीप जो थे हमारे वो महाद्वीप एक तो पश्चिम की तरफ ड्रैग हुए तथा दूसरा क्या था, तथा दूसरा था कि भूमध्य रेखा की तरफ। दूसरा कारण क्या रहा, भूमध्य रेखा की तरफ ड्रैग हुए। तो एक तो हमें ये समझना है कि पश्चिम की तरफ किस प्रकार से हुआ और फिर पश्चिम की तरफ यदि ड्रैग हुए हैं, या दूसरा में पढ़ना है भूमध्य रेखा की तरफ, तो दोनों ही दिशाओं में, पश्चिम दिशा में और भूमध्य रेखा पे ड्रैग हुए हैं, विस्थापित हुए हैं, तो फिर इससे एक्टिविटी क्या हुई। तो फिर सेकंड पॉइंट, हम जब कारण प्रवाह का जो महत्व हुआ
है ना, या इसका जो प्रभाव पड़ा, तो इसमें दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि इनमें फिर महासागरों वे पर्वत निर्माणकारी या पर्वत निर्माण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, दोनों बात पर हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ देखना चाहेंगे कि पश्चिम में यदि शिफ्ट हो रहा है तो क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या महासागरों का निर्माण हो रहा है या पर्वतों का निर्माण हो रहा है। इज इट क्लियर। भूमध्य रेखा की तरफ शिफ्ट होता है तो महासागरों का निर्माण होता है या पर्वत निर्माण होता है। ठीक है, या पश्चिम की तरफ दोनों ही एक्टिविटी होती है, महासागर का निर्माण भी हो रहा है और पर्वत का निर्माण भी हो रहा है। और भूमध्य रेखा की तरफ यदि ये शिफ्ट होते हैं तो क्या महासागरों का निर्माण होता है या पर्वत का निर्माण होता है। आपके बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब ये है कि पश्चिम में खिसकने से क्या महासागर निर्मित हुए हैं, क्या, है ना, मैं बोल रहा हूँ क्या महासागर निर्मित हुए हैं, क्या पर्वत निर्माण हुआ है या दोनों हुआ है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर खिसकने के कारण क्या महासागरों का निर्माण हुआ है, क्या पर्वत निर्माण हुआ है, क्या दोनों हुए हैं, तो इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि पश्चिम में महाद्वीपों के खिसकाव के कारण या प्रवाह के कारण दोनों में से क्या बना या क्या दोनों बने। ऐसे भूमध्य रेखा में जब इनका खिसकाव हुआ, विस्थापन हुआ, तो क्या महासागर बने, पर्वत निर्माण हुए या फिर दोनों एक्टिविटी देखने को मिली। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहली बात हम चर्चा करते हैं, ए पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। और पहली हम बात करते हैं कि महाद्वीप जो पश्चिम की तरफ विस्थापित हुए हैं, तो महाद्वीप जब पश्चिम की तरफ विस्थापित हुए हैं तो हमें क्या देखने को मिला, हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखें, यहाँ छोटा सा एक मैप बना लेते हैं हम। आप भी बनाने का प्रयास करें उस मैप को। समझने के तौर पर हम एक छोटा मैप बना लेते हैं ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं कि हम क्या बताने वाले हैं। देखिए, छोटा सा मैप, आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, नंबर 1 समझने की आप कोशिश करना। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका का रीजन है और ये आपका यूरोप का रीजन है। ये आपका एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ आपका अंटार्कटिका रीजन है। क्लियर। अब देखिए, पहले ये पूरा का पूरा भाग जो था ये सटा हुआ था, मतलब जुड़ा हुआ था, पैंजिया था। तो कैसे जुड़ा हुआ था, ये जो मैं नंबर 1 लिख रहा हूँ, ये नंबर 1 यहाँ था, नंबर 1 की जगह। यानी कि ये बिल्कुल एक प्रकार से समझ लीजिए कि इनकी पोजीशन ऐसी थी, ये जुड़ा हुआ इस तरह से था।
ठीक उसी प्रकार से ये जो भाग आप देख रहे हैं नंबर 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये नंबर 2 जो है, ये नंबर 2 यहाँ जुड़ा हुआ था, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से ये नंबर 3 जो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये नंबर 3 यहाँ जुड़ा हुआ था, ठीक है। और यहाँ देखेंगे आप तो ये अंटार्कटिका वाला जो पोर्शन है, ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है, ये भारत वाला जो पोर्शन यहाँ पर मेडागास्कर का रीजन है, तो यहाँ नंबर 4 इंडिया वाला पोर्शन और यहाँ नंबर 4 ये इससे जुड़ा हुआ था। यानी कि इन जो मैंने नंबर्स यहाँ डाले हैं, ये नंबर कहीं ना कहीं जो मैंने नंबर लिखे हैं आगे की तरफ, इनसे ये जुड़े हुए थे और इनसे जुड़े हुए होने के कारण ये बात सत्य साबित होती है कि ये महाद्वीप अलग हुए होंगे या ये जो भूभाग है ये अलग हुए होंगे, इससे ये बात पता चलती है। और देखिए दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला जो भाग है ये कहाँ की ओर ड्रैग हुआ है, पश्चिम की तरफ, यानी कि ये पश्चिम दिशा में गए हैं, ये ध्यान रखना है। जबकि कुछ महाद्वीप या कुछ भूखंड जो है वो भूमध्य रेखा की तरफ, ये भूमध्य रेखा की तरफ ड्रैग हुआ है। क्लियर हो रहा है ना। पहले हम बात कर रहे हैं पश्चिम दिशा की तरफ ड्रैग होना, जो पश्चिम की दिशा की तरफ ड्रैग हुए हैं तो उनके पीछे क्या कारण रहा। तो हमने पढ़ा था कि इसका कारण क्या बना था, इसका कारण क्या बना था, तो इसका कारण बना था सूर्य प्लस चंद्रमा, ठीक है। सूर्य प्लस चंद्रमा का कैसा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो सूर्य प्लस चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पश्चिम की तरफ ड्रैग कर गए थे। तो ये बात आपको यहाँ समझ में आ गई। अब देखिए समझिएगा, यहाँ मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ और यहाँ आपका एक महासागर निर्मित हो जाता है इस जगह, और इस महासागर का नाम हो जाता है अटलांटिक महासागर। क्रिएट हो गया, अटलांटिक महासागर क्रिएट हो गया। किससे क्रिएट हो गया, इससे, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जब अफ्रीका और यूरोप से जुड़े हुए थे और ये जब इधर की ओर ड्रैग हो गए, जब इधर की ओर ड्रैग हुए तो ड्रैग होने से बीच में क्या बन गई, द्रोणी, एक गैप आ गया। यूँ समझ लीजिए, द्रोणी छोड़िए अभी आप, एक गैप आ गया, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो डेवलप हो गया बीच में। तो आपको पता है, यहाँ बताते हैं, एक भाग था पैंजिया, एक भाग क्या था, पैंजिया, और दूसरा भाग क्या था, पैंथालासा। दूसरा भाग क्या था, पैंथालासा। पैंजिया तो क्या था, महाद्वीप, पैंजिया क्या था, महाद्वीप, और पैंथालासा क्या था, महासागर। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। अब देखिए महाद्वीप कितना परसेंट, कल हमने डिस्कस किया था महाद्वीप कुल कितना परसेंट है ना। एक जर्नल है, टोटल महाद्वीप यानी कुल स्थलखंड कितना है हमारा, 29%, और कुल महासागरीय क्षेत्र कितना है हमारे पास, 71%। क्लियर, यानी महासागरीय क्षेत्र जो है वो अधिक है महाद्वीपीय की तुलना में। तो फिर क्या हुआ, जो हमारा पैंजिया था, जो हमने कल बताया था आपको क्लास में कि हमारा इस प्रकार से जो पैंजिया था, ये पैंजिया टूट गया, ब्रेक हो गया, और ये चारों तरफ क्या था, पैंथालासा। ये क्या था, पैंथालासा। तो पैंथालासा जो था यानी कि महासागर जो था, जैसे यहाँ गैप आया तो इस महासागर में क्या हुआ, जल भर गया। तो क्या कहलाया, अटलांटिक महासागर, इसको नाम दे दिया एक अटलांटिक महासागर। अब देखिए जल यहाँ पर भी होगा क्योंकि चारों तरफ घेरे हुए हैं इसको, इस पैंजिया को चारों तरफ से घेरा हुआ है ना ऐसा ये। अब जैसे ये भाग टूटा तो भाग टूटने से कुछ जल यहाँ चला गया और कुछ जल यहाँ था, यहाँ पर भी तो जल था, इस तरफ जल था ना, तो इस जल को क्या नाम दिया गया, यानी ये कौन सा महासागर बन गया, प्रशांत महासागर। कौन सा बन गया, प्रशांत महासागर बन गया, करेक्ट। अब देखिए यहाँ वर्तमान में हिंद महासागर है, तो इस हिंद महासागर का निर्माण कैसे हुआ, इस हिंद महासागर का निर्माण ऐसे हुआ कि भारत जो है वो चले गया भूमध्य रेखा के उत्तर में,
ऑस्ट्रेलिया चले गया दक्षिण की तरफ, यानी ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ ड्रैग हो गया, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया जो था या गोंडवाना जो भूमि थी वो चलेगी उत्तर में। तो यहाँ बीच में सागर बन गया, एक गैप आ गया है ना, गैप आ गया, तो फिर यहाँ पर एक सागर बन गया, उसका नाम हो गया हिंद महासागर, जो भारत के नाम से इसका नामकरण हुआ, हिंद महासागर। ठीक है, और भारत का नाम क्या है? हिंदुस्तान। तो देखिए यहाँ एक सागर बन गया, यहाँ एक चारों तरफ सागर बन गया, यहाँ सागर बन गया प्रशांत महासागर, इसका भाग यहाँ पर भी है, प्रशांत महासागर का भाग यहाँ पर भी है। समझ में आ रही है आपकी बात? तो देखिए नंबर 1 ए पॉइंट सिर्फ हमने डाला है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीप जब पश्चिम की तरफ ड्रैग हुए, यानी पश्चिम की तरफ जब ये शिफ्ट हुए, तो पश्चिम की तरफ शिफ्ट होने के कारण हुआ क्या? ठीक है, पश्चिम की तरफ जब ये शिफ्ट हुए तो शिफ्ट होने से क्या हुआ? महासागरों का निर्माण हो गया। ये तो प्रशांत महासागर मतलब पैंथलासा था, बहुत बड़ी राशि थी पैंथलासा की। अब पैंथलासा था, ये तो जनरल फॉर्म है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये इसका निर्माण हो गया किसका? अटलांटिक महासागर का, क्योंकि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका कहाँ आ गए? पूर्व में आ गए, पश्चिम में आ गए, जिससे ये भाग क्या हो गया? गैप आ गया, और यहाँ गैप आने से क्या है? जल समा गया और ये बन गया अटलांटिक महासागर। पहली बात क्लियर हो गई। यानी कि अभी हम पढ़ रहे हैं किसके संदर्भ में? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में, जब ये इधर शिफ्ट हुए। अब देखिए पहली कंडीशन क्लियर हो गई कि साहब महासागर बन गए, पहली कंडीशन क्लियर। दूसरी कंडीशन की बात करें, अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या पर्वत का निर्माण हुआ था क्या, ये चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका कहाँ शिफ्ट हो रहे थे? पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। और यहाँ पर कौन सा महासागर था? प्रशांत। यहाँ कौन सा महासागर है? प्रशांत। यहाँ पे प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर में जब शिफ्ट हो रहे थे तो शिफ्ट होने से क्या हुआ? इनमें धीरे धीरे वलन पड़ने लगे, यानी कि क्या पड़ने लगे? वलन, फोल्ड आने लगे। और फोल्ड आने से क्या हुआ? यहाँ पर रॉकीज का निर्माण हो गया। पता है ना आपको कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर रॉकीज और दक्षिण अमेरिका के इस किनारे पे कौन से हैं? एंडीज। यहाँ तो कौन से हैं? एंडीज। और यहाँ कौन से हैं? आपके रॉकीज। यहाँ कौन से? रॉकीज। ये वाले कौन से? रॉकीज। और ये कौन से? एंडीज। अब देखिए क्या ये बात सत्य साबित होती है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की पश्चिम दिशा में शिफ्ट होने से, ये पश्चिम दिशा में शिफ्ट होने से महासागरों का और पर्वतों का निर्माण हुआ होगा? तो ये बात क्या सिद्ध होती है? तो आप बोलेंगे यस, ये बात सिद्ध होती है कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका जब ये पश्चिम की तरफ शिफ्ट हुए तो पश्चिम की तरफ शिफ्ट होने से अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया। साथ ही साथ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जो किनारा, कौन सा किनारा? पश्चिमी किनारा है, ये पूरी लंबाई में एक भूसन्नति रही होगी और उस भूसन्नति के किनारे किनारे क्या बन गए? वलन पड़ गए, और वलन पड़ने से फिर रॉकीज और एंडीज का निर्माण हो गया। क्लियर हो गया? तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, यानी जो एक कंडीशन मैंने लिखी है, मैंने आपको बताया नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। समझ में आ गया होगा? आप नोट कर लेंगे जो मैंने बोला है, फिर समझा देता हूँ, उसको एज इट इज़ नोट कर लेना। देखिए उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका जब पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रहे थे तो शिफ्ट होने से, कारण तो पता है आपको शिफ्ट होने का, यहाँ लिखा हुआ भी शिफ्ट होने का कारण क्या है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात ये कि जब शिफ्ट हो रहे थे तो शिफ्ट होने से यूरोप और अफ्रीका तथा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक गैप आ गया। ठीक है, एक गैप आ गया, उसको हम ज्योग्राफिकल भाषा में बोलते हैं द्रोणी, या हम उसको कह सकते हैं भ्रंश। एक फॉल्ट आ गया। ठीक है, एक द्रोणी बन गई, एक यहाँ पर फॉल्ट आ गया, और जिसके माध्यम से पैंथलासा का जो जल था, यानी प्रशांत महासागर का जो जल था, वो किस में समा गया? इस द्रोणी में समा गया, और जिसको हमने नाम दे दिया अटलांटिक महासागर। नोट कीजिए इसको, यहाँ तक के मैटर को आप। क्लियर हो गया? तो एक कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक। अब फिर देखिए नेक्स्ट, अब इसी में देखते हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि आपका पहली बात तो कंफर्म होगी कि महासागर निर्मित हो गए जब ये पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। दूसरी कंडीशन हम इसी की बात कर रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जब पश्चिम में शिफ्ट हुए तो क्या हुआ? दूसरा क्या बना
क्या पर्वत बना क्या? तो देखिए यहाँ प्रशांत महासागर है, इस वाले रीजन में क्या है, कौन सा महासागर देख रहे हैं? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में कौन से महाद्वीप शिफ्ट हो रहे हैं? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पर ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में एक प्रकार से भूसन्नति का निर्माण होगा, गैप आ गया, क्योंकि एक तरफ महासागर है और एक तरफ महाद्वीप है, ये महासागर ये महाद्वीप, तो इनके मध्य क्या था? गैप। और गैप क्यों है? क्योंकि ये यहाँ से सरक कर यहाँ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर गैप आएगा, और गैप आएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर धीरे धीरे वलन पड़ना शुरू होंगे। क्या? वलन पड़ेंगे, और वलन पड़ने से किसका निर्माण हो जाएगा? वलन पड़ने से नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। यानी जब यहाँ फोल्ड होंगे तो यहाँ पे न्यू फोल्डेड माउंटेन डेवलप हो जाएंगे, और इसीलिए रॉकीज और एंडीज का निर्माण इन्हीं से माना जाता है। तो ये भी आपके क्लियर हो गया पॉइंट कि साहब महासागरों का निर्माण के साथ साथ पर्वतों का भी निर्माण हुआ है। जब महाद्वीप यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जब पश्चिम की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे थे, पश्चिम की तरफ सरक रहे थे, तो महासागरों के साथ साथ महाद्वीपों का भी निर्माण हो गया। ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर हम डिस्कस करेंगे बी पॉइंट। सेकंड हमारा पॉइंट हो जाएगा बी, और बी में हम चेक करेंगे भूमध्य रेखा को, कि भूमध्य रेखा की तरफ जब किसका हुआ तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला। क्लियर हो गया? अब देखिए बी कंडीशन देखते हैं, और बी कंडीशन में देखते हैं हम भूमध्य रेखा के स्पष्टीकरण को। अब देखिए भूमध्य रेखा की तरफ जब ये महाद्वीप भूमध्य रेखा की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भारत का ये जो पूरा क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का, ये अफ्रीका का सोमालिया वाला जो आपके मेडागास्कर का जो रीजन है, यहाँ पर ये बना हुआ था। यदि आप अफ्रीका की एक्चुअल मैप को देखें तो आपको इस वाले पोर्शन में गैप नज़र आएगा, तट की तरफ देखेंगे तो इधर गैप आएगा। इसका मतलब ये था कि अफ्रीका का दक्षिणवर्ती भाग, भारत का प्रायद्वीपीय भाग, ऑस्ट्रेलिया रीजन और अंटार्कटिका रीजन, ये कहीं ना कहीं संयुक्त रूप में थे, ये जुड़े हुए थे, और जुड़े हुए रहने के कारण जब पेंजिया में ब्रेक हुआ, पेंजिया टूटा, तो धीरे धीरे ये भूमध्य रेखा की तरफ शिफ्ट हो गया। यानी कि जो भारत का हिस्सा है वो तो भूमध्य रेखा के उत्तर में चले गया, ऑस्ट्रेलिया के सक्के पूर्व की तरफ शिफ्ट हो गया, और अंटार्कटिका शिफ्ट हो गया ध्रुवों पर जाकर। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिली। अब देखिए, तो नंबर 1, जब ये कंडीशन बनी तो क्या महासागरों का निर्माण हुआ? चेक कर लेते हैं। तो जब ये संयुक्त रूप में थे तो ये तो पेंजिया था उस समय, लेकिन जैसे जैसे टूटने लगा तो फिर गोंडवाना लैंड बन गया, और गोंडवाना लैंड जब और टूटा तो फिर ये भाग जो है भारत तो जाके शिफ्ट हो गया उत्तर दिशा में, ये पूर्व में शिफ्ट हो गया, इधर पूर्व में चले गया, और ये दक्षिण में आ गया। ऐसी कंडीशन में हुआ क्या, ये जो भाग था जहाँ मैंने भूमध्य रेखा लिखा हुआ है, जिसको मैंने बताया ये हिंद महासागर है, ये क्या बना? हिंद महासागर। तो महासागरों का निर्माण हो गया। पहली कंडीशन में क्या बन गए? महासागर बन गए। करेक्ट। अब ये चेक करना है कि क्या फिर इनसे पर्वत निर्माण भी हुआ है? तो हाँ, हुआ है। आपको याद होगा 33 भूसन्नति, जो मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी आपको, 33 भूसन्नति थी। वो 33 भूसन्नति क्या थी? वो 33 भूसन्नति जो थी वो यहाँ स्थित थी, ऐसे देखिए, वो ऐसे 33 भूसन्नति आपके स्थित थी यहाँ पर। यानी जब पेंजिया ब्रेक हुआ था तो मैंने बताया था आपको, लास्ट क्लास में की बात हुई थी शायद, उसमें बताया था 33 भूसन्नति का निर्माण हुआ था, और 33 भूसन्नति में जब अवसादीकरण की क्रिया हुई तो उसमें धीरे धीरे वलन पड़ने शुरू हुए, और जब वलन पड़ने शुरू हुए तो धीरे धीरे फिर उसमें नवीन पर्वतों का उत्पत्ति हो गई। अब नवीन पर्वतों की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि इधर तो भारत का ये जो पोर्शन है ये कहाँ शिफ्ट हो रहा था? उत्तर में। कहाँ शिफ्ट हो रहा था? उत्तर में शिफ्ट होने के कारण वहाँ वलन पड़ रहे थे, और वलन पड़ने के कारण क्या हुआ? फिर यहाँ पर भी पर्वतों के निर्माण की उत्पत्ति हो गई। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम से मैंने आपको पूरा समझा दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पश्चिम में शिफ्ट होने से, भूमध्य रेखा की तरफ शिफ्ट होने से महासागरों का निर्माण, पर्वतों का निर्माण, दोनों ही एक्टिविटी चली, और साथ ही साथ
महाद्वीपों का प्रवाह भी हुआ। यानी तीनों चीज़ क्लियर हो रही है कि क्या महाद्वीपों का प्रवाह हुआ था, और हुआ था तो उसके क्या जो फैक्ट हुए, क्या प्रभाव पड़े, वो मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब ये प्रमाणित करता है कि महाद्वीपों का प्रवाह हुआ होगा, और जब महाद्वीपों का प्रवाह हुआ होगा तभी ये महासागर और पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं हम कि महासागर तो था पहले ही, पैंथलासा जिसको हमने यहाँ नाम दिया कि पैंथलासा तो ऑलरेडी पहले था ही क्योंकि ये महासागर है, लेकिन ये जो अब महासागर है ये टुकड़ों में विभाजित हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि एक अटलांटिक महासागर यहाँ बन गया, फिर हिंद महासागर यहाँ बन गया, और एक प्रशांत महासागर यहाँ बन गया। ये टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया, जो पहले एक पैंथलासा था। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा पैंजिया था ये पूरा एक महाद्वीप था, यानी एक स्थलखंड था। अब ये जो स्थलखंड है ये भी क्या हो गया, टुकड़ों में विभाजित हो गया और अलग अलग टुकड़े हो गए। नॉर्थ अमेरिका अलग, साउथ अमेरिका अलग, और इधर अफ्रीका अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग, अंटार्कटिका अलग, और आपका यूरोप और एशिया अलग। तो ये एक और रोचक बात आ गई कि महाद्वीप जो था यानी पैंजिया जो था वो भी टुकड़ों में विभाजित होकर 7 महाद्वीपों में बट गया, और पैंथलासा जो महासागर था ये टुकड़ों में विभाजित होकर 3 बड़े महासागरों में विभाजित हो गया। आगे समझ में, सांस ले ले, थोड़ी सी पानी पी लेता हूँ, आप नोट कीजिए जब तक। ये क्लियर आपके पहला मैटर हो गया कि पश्चिम भूमध्य रेखा की तरफ जब ये ड्रैग हुए तो फिर क्या परिणाम देखने को मिला। ये पहली कंडीशन फिनिश हो गई, मैंने समझा दिया इसको विथ मैप। ये पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। अब देखिए तीसरी कंडीशन ये बनती है, तीसरी कंडीशन ये देखने को मिलती है कि क्या ध्रुवों की स्थिति बदलती रही, है ना। तीसरी कंडीशन देखने को मिलती है क्या ध्रुवों की स्थिति यानी जो पोल्स थे हमारे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्या उनकी स्थिति में बदलाव आया। तो यस, उनकी स्थिति में बदलाव आया। तो क्या वो जो पोल हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो अपने अपने स्थान पर अपने अपने मर्जी से शिफ्ट हो रहे थे क्या। तो आपका जवाब होगा सर नहीं। ठीक है, वो नहीं शिफ्ट हो रहे थे। वो उनको शिफ्ट करने के लिए जिम्मेदार कौन थे, ये महाद्वीप। क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है ये स्थित कहाँ है, ये स्थित कहाँ है, हमारी पृथ्वी पर तो स्थित है। तो या तो ये महासागर में स्थित होंगे या महाद्वीप पर स्थित होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और हमारी लास्ट चर्चा ये हुई थी, मैंने आपको जब शुरुआत की थी इस टॉपिक की, तो वहाँ हमने शुरुआत की थी कि जो आपका उत्तरी ध्रुव है वो आपका कौन से महासागर में है, आर्कटिक महासागर में। जबकि जो आपका दक्षिण ध्रुव है वो कौन से महाद्वीप में है, वो आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में है। क्लियर हुआ था ना, ये बात हमारी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि महाद्वीपों के शिफ्ट होने से या महाद्वीपों के विस्थापित होने से जो वंडरिंग ऑफ पोल्स यानी कि ध्रुवों की जो भ्रमणशीलता थी या ध्रुव जो बदल रहे थे, उसका कारण यही था कि ध्रुव क्यों बदल रहे थे बार बार, ध्रुवों के बदलने का कारण क्या था। तो ध्रुव जो बदल रहे थे वो महाद्वीपों के सापेक्ष में रहते हुए ध्रुव बदल रहे थे, अपनी स्थिति को क्या कर रहे थे, वो चेंज कर रहे थे। समझ में आ गया। दूसरा क्या हुआ, भूमध्य रेखा जो थी, अभी एक्चुअल में भूमध्य रेखा आप बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं, है ना। भूमध्य रेखा आप ऐसे देखते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा आपके दक्षिण अमेरिका के जो उत्तरी भाग है वहाँ से गुजरती है, अफ्रीका के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, और आपके एशिया का जो दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला जो रीजन है जिसमें इंडोनेशिया महाद्वीप वगैरह है, इंडोनेशिया देश वगैरह स्थित है, वहाँ से गुजरती है, राइट। तो उस समय भूमध्य रेखा ऐसी नहीं थी। उस समय भूमध्य रेखा या जो अन्य रेखाएं हैं, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, या आपके भूमध्य रेखा है, इन रेखाओं की स्थिति बदलती चली गई। इन रेखाओं की स्थिति भी बदलाव आया। लेकिन इन रेखाओं की स्थिति में बदलाव क्यों आया, क्योंकि महाद्वीप उस तरह से नहीं थे। जो महाद्वीप थे ना, वो महाद्वीप आज तो प्रेजेंट में ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन उस समय महाद्वीप जो थे वो ध्रुवों पर स्थित थे। मतलब यूँ समझ लीजिए आप, आज के वर्तमान में वो ध्रुवों पर स्थित थे, हमारी पृथ्वी के मतलब इस भाग पर स्थित थे। यानी यहाँ पर हम पृथ्वी बना दें छोटी सी, जैसे ये पृथ्वी बन गई, ये ध्रुव हो गया, तो सारे महाद्वीप यहाँ इकट्ठे थे, यूँ समझ लीजिए आप। धीरे धीरे इनमें चेंज आने लगा और ये फिर शिफ्ट होने चले गए और शिफ्ट होते चले गए, और फिर इनमें चेंज आया। और फिर इसलिए कहते हैं
कि जलवायु में जो बदलाव आया, जलवायु में यदि कोई चेंजेस देखने को मिले तो चेंजेस क्यों देखने को मिले, क्योंकि महाद्वीप उस स्थिति में थे जहाँ जैसे अटलांटिक आपके अंटार्कटिका रीजन में कोयले का पाया जाना, इसका मतलब अंटार्कटिका रीजन पहले उष्ण आर्द्र क्षेत्र में रहा होगा जहाँ तापमान अधिक होगा, लेकिन ये शिफ्ट हो गया तो जो जलवायु रेखा है वो तो वहीं थी, उन्होंने तो किसी प्रकार का कटिबंध में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन ये भाग जो था वो भूमध्य रेखा पर रहा होगा, लेकिन वर्तमान में नहीं है, इसलिए वहाँ पर इस प्रकार के अवशेष पाए गए। अब अवशेष जो है वो दब गए, कालांतर में बहुत काफ़ी नीचे गहराई में चले गए। वहाँ जब रिसर्च हुआ, अन्वेषण कार्य देखने को मिला तो वहाँ कोयले के निक्षेप पाए गए, तो पता चला अंटार्कटिका में कोयले किस प्रकार के हैं। क्लियर? और ना केवल कोयले बल्कि हम देखें तो ओवरऑल पूरे महाद्वीपों में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये जितने भी रीजन है, ऑल ओवर जितना भी रीजन है, वहाँ पर कुछ ना कुछ हमें अभी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, जिससे पता चलेगा कि महाद्वीप जो है वो विस्थापित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैटर पूरा क्लियर हो गया। महासागर भी निर्मित हो रहे हैं और पर्वतों का निर्माण भी आपके हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करने वाले कि महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, तो एविडेंस कौन कौन से हैं जिससे ये हमें पता चलता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया आपको, नहीं तो आप इसे बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की आप धीरे धीरे उसमें पारंगत होते चले जाएंगे। जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट वो चीज़ बने, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, जरूरी नहीं है कि 100% जैसा मैप है वैसे एज इट इज़ बने, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं, लगभग 70-80% आप उस तरह की इमेज बनाने की कोशिश करें, ताकि हमें पता तो चल जाए कि हाँ ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है या ये एशिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से पक्ष में प्रमाण हैं जो ये बात बताते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 एक एक को पढ़ेंगे, अच्छे पॉइंट है, इससे आपको भी पता चलता रहेगा कि हाँ वास्तविकता में ये जो बिंदु है या ये जो पॉइंट है, इससे हमें पता चल रहा है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। और सबसे पहला जो प्रमाण है वो सबसे पहला प्रमाण ये होता है कि जो तट हैं, ठीक है, जो महाद्वीपीय तट हैं उनमें किस प्रकार से साम्यता देखने को मिलती है। यानी आपने मैप देख लिया, फिर मैप में आपको अब ये देखना है कि तट में किस प्रकार से साम्यता, जो मैंने इस वाले पॉइंट में भी आपको बताया था कि इसमें किस प्रकार से साम्यता देखने को मिलती है। तो आपका जो ए पॉइंट हो जाएगा वो ए पॉइंट आप नोट कर लीजिए, और आपका ए पॉइंट होगा अटलांटिक तटीय साम्यता। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, अटलांटिक तटीय साम्यता। कैसे अटलांटिक तटीय साम्यता कैसे, अभी याद होगा, अभी मैंने आपको बताया था अभी मैंने बताया आपको कि ये नॉर्थ अमेरिका का ये जो भाग है, ठीक है, इधर दक्षिण अमेरिका का ये जो भाग होगा, इधर यूरोप का ये जो भाग होगा, और अफ्रीका का ये जो भाग होगा, ये इनमें सिमिलरिटी है। तटों में क्या है, सिमिलरिटी देखने को मिलती है। सिमिलरिटी कैसे, जैसे मैंने बताया था कि यदि आप दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका से जोड़ें, दक्षिण अफ्रीका का जो भाग है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका, पहले ऑस्ट्रेलिया की, इसकी उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। जैसे ये आपका उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, क्लियर। उत्तरी अमेरिका को यदि आप यूरोप से जोड़ दें तो ये जुड़ सकता है, प्लस जोड़ना,
ठीक है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण अमेरिका को आप गिनी की खाड़ी से जोड़े तो ये जुड़ जाएगी। गिनी की खाड़ी का है अफ्रीका में, यानी ये जो भाग आप देखेंगे ना, इस तरह से अफ्रीका का ये जो भाग बना हुआ है, इस तरह से भाग जो बना हुआ है अफ्रीका का यहाँ, तो दक्षिण अमेरिका को यदि आप यहाँ शिफ्ट कर दें, यहाँ जोड़ दें तो ये जुड़ जाएगा, ऐसा वैगनर का कहना था। और उत्तरी अमेरिका को यूरोप में यहाँ की तरफ शिफ्ट कर दें, यहाँ जोड़ दें तो ये जुड़ जाएगा, ऐसा किसका कहना था? वैगनर का। तो वैगनर का ये मानना है कि अटलांटिक तट जो है, यानी कि उत्तरी अमेरिका भाग, दक्षिण अमेरिका का भाग, यदि इनको यूरोप और अफ्रीका से जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, इनमें समानता देखने को मिलेगी। ठीक है, परस्पर इनको जोड़ा जाए तो ये जुड़ सकते हैं। तो आप इसमें तटीय जो सामान्यता है उसमें लिख लीजिए कि अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में समानता देखने को मिलती है। यदि हम उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग यूरोप से जोड़ना चाहें या यूरोप महाद्वीप में जोड़ें तथा दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील वाला भाग यदि हम अफ्रीका के गिनी तट में जोड़ें, अफ्रीका के गिनी खाड़ी आपको लिखा मिलेगा, अफ्रीका का मैप आप देखोगे तो गिनी की खाड़ी मिलेगा आपको, में जोड़ें तो ये जुड़ जाते हैं, इससे यह प्रमाणित होता है कि कार्बोनिफेरस युग में या उससे पूर्व में यह भाग यूरोप व अफ्रीका से जुड़ा हुआ होगा, जॉइंट होगा। क्लियर है? यानी ये भाग यदि हम जोड़ना चाहें तो इससे प्रमाणित होता है कि ये भाग कभी ना कभी जुड़े हुए होंगे। क्लियर? नंबर टू क्या हो जाएगा? पर्वतों का संरेखण, अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का संरेखण यानी कि अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन्स। अब देखिए अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन्स कैसे, जैसे आप देखते हैं ना, अभी मैंने बताया था आपको रॉकीज का इस तरह से निर्माण होना, एंडीज का यहाँ निर्माण होना, ठीक है, या अफ्रीका के उत्तर में ये आल्प्स रीजन यूरोप का, फिर यहाँ हिमालय रीजन का बनना, तो इससे प्रमाणित होता है कि इनकी जो रचना है वो एक जैसी होगी। जो पर्वतों का संरेखण है, अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन है, इससे ही पता चलता है कि ये जो पर्वत बने हैं ये किसी ऐसे युग में बने हुए हैं या जिस युग में ये बने वहाँ पे एक अलाइनमेंट देखने को मिलता है, यानी एक क्रम देखने को मिलता है, एक क्रम से बने हैं। ठीक है, जैसे आपको ध्यान होगा रॉकीज और एंडीज को आप किस में पढ़ते हैं? ध्यान है आपको? देखिए रॉकीज और एंडीज को आप पढ़ते हैं अल्पाइन पर्वत में। ध्यान है आपको? आल्प्स नहीं, अल्पाइन पर्वत ध्यान होना चाहिए आपको। चलो मैं युग की बात बताता हूँ, फिर आप कुछ हिंट लगा लोगे। और नहीं तो भूगर्भिक समय सारणी में आप देखोगे तो आपने इनको पढ़ा था क्रिटिशस काल में। ठीक है, आप पीछे पलट के देखें तो आपने पढ़ा था इन्हें क्रिटिशस काल में, राइट। क्रिटिशस काल में आपने पढ़ा था कि रॉकीज और एंडीज का निर्माण हुआ, रॉकीज प्लस एंडीज का निर्माण हुआ, यही पढ़ा था। और रॉकीज और एंडीज का जो निर्माण हुआ था वो समय था अल्पाइन का, यानी अल्पाइन पर्वत निर्माण जो था वो चल रहा था। तो उससे पहले अल्पाइन से पहले क्या पढ़ा था आपने? अल्पाइन से पहले पढ़ा था आपने हर्सिनियन।
ठीक है, हर्सिनियन युग आया था, पर्वतों का हर्सिनियन युग आया। हर्सिनियन से पहले आपने पढ़ा था कैलिडोनियन, राइट, ये पढ़ा। और कैलिडोनियन से पहले हमने पढ़ा था चर्नियन। ठीक है, तो अभी आप चर्नियन को तो रहने दीजिए। देखिए, कैलिडोनियन की बात करें, हर्सियन की बात करें और अल्पाइन की बात करें, इन तीनों क्रम में, यानी कि देखिए चर्नियन तो कब का समय है? चर्नियन तो वो समय था जब आपके कौन सा आर्कियन युग चल रहा था। कौन सा चल रहा था? आर्कियन या अजोइक, राइट। और आर्कियन और अजोइक में तो पैंजिया का निर्माण हुआ था, ये आपने पढ़ा है, राइट। लेकिन हम पर्वतों के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो अभी तो पैंजिया बना था इस काल में। तो चर्नियन वाला जो समय था उसमें शील्डों का निर्माण हुआ, ज्वालामुखी क्रिया बहुत देखने को मिली। और ज्वालामुखी क्रिया जब हुई थी, इसका मतलब पैंजिया के निर्माण में या चर्नियन पर्वत समूह जब बना था तो उस समय ज्वालामुखी क्रिया हुई। और ज्वालामुखी क्रिया का संबंध किन चट्टानों से है? तो आपका आंसर आ जाएगा सर आग्नेय चट्टानों से है। किन चट्टानों से? आग्नेय चट्टानों से। क्लियर? अब देखें और इसको समझें। देखिए, कैलोडियन, हर्सिनियन और अल्पाइन, ये तीन पर्वत समूह या इनका जो समय पीरियड रहा, युग जो इनका रहा, काल जो रहा, इसमें ये पता चलता है कि इन युगों में पर्वतों में जो समानता देखने को मिली वो मुख्य रूप से क्या समानता थी? मुख्य रूप से ये समानता थी कि ये जो पर्वत थे ये पर्वत वलन से बने हैं, यानी कि अवसादीकरण की जो रेट, अवसादीकरण की जो दर थी, उसके परिणाम स्वरूप इन पर्वतों का निर्माण हुआ था। देखिए, नोट कीजिएगा, नोट कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपका युग था, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपने जो पढ़े थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखें और समझें। हाँ, जो आपका आर्कियन युग था या जो आपका अजोइक युग था, कालखंड था, उसमें आपने पढ़ा था चर्नियन समूह। और चर्नियन समूह का संबंध शील्डों से है। शील्ड यानी बहुत बड़ी आकार की ज्वालामुखी जनित आग्नेय चट्टानों से निर्मित वो शील्ड हुआ करती थी, विशाल शील्ड, राइट। तो ज्वालामुखी से निर्माण हुआ, इट्स मीन्स चट्टानें कौन सी होगी? आग्नेय। अवसादी का तो कोई फॉर्मेशन है ही नहीं। और अवसादी का फॉर्मेशन क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों आग्नेय चट्टानों का उद्भव हुआ और आपने पढ़ा था कि जो शैलें पाई गई उसमें जीवाश्म का अभाव है। पहला वाला पॉइंट, आग्नेय आपके आर्कियन युग का पहला पॉइंट ही आपने लिखा था कि जो शैलें थी, जो शैलें पाई गई थी, उन शैलों में आपके जीवाश्म का अभाव था। इट्स मीन्स वहाँ पर अवसादी चट्टानें नहीं थी। वहाँ पे कौन सी चट्टानें होगी? आग्नेय चट्टानें होगी। प्री कैम्ब्रियन में, प्री कैम्ब्रियन तक आपने पढ़ा था धारवाड़ चट्टानों का युग था। ठीक है, हालांकि आर्कियन में धारवाड़ का निर्माण हो गया था, लेकिन प्री कैम्ब्रियन में आप पढ़ते हो अरावली का युग था। और अरावली में भी आग्नेय चट्टान है और इसलिए वहाँ खनिज मिलते हैं। और धारवाड़ में भी खनिज है, कुडप्पा में खनिज है, आपने कुडप्पा पढ़ा, उसमें भी खनिज है। आपने विंध्यन पर्वत दिल्ली क्रम पढ़ा तो आपको वो मिला। लेकिन जैसे आप प्री कैम्ब्रियन को छोड़कर कैम्ब्रियन समूह में आए तो आपने वहाँ पढ़ा था, वहाँ विंध्यन पर्वतमाला का नाम पढ़ा था। और विंध्यन पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ है वो आपको अवसादीकरण से हुआ है, ये आपको ध्यान है। क्लियर? तो इसका मतलब धीरे धीरे कैलिडोनियन पर्वत श्रृंखला, फिर हर्सिनियन और फिर अल्पाइन, ये जो पर्वत श्रृंखला आई ये अवसादीकरण की पर्वत श्रृंखला रही होगी। तो इसलिए इनका जो एक सिस्टम बना वो पर्वतों का संरेखन प्रदर्शित करता है कि इनका जो अलाइनमेंट रहा वो बिल्कुल एक सटीक रहा, तीनों ही कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन का। क्लियर हो गया? यानी बी पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, पर्वतों का संरेखन की पर्वत एक अलाइनमेंट में क्यों है, उनके पीछे कारण क्या है। क्लियर? तीसरा है नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति। तो ये तो अब डिफाइन हमने कर ही चुके हैं, कितनी बार इसको डिस्कस अभी हमने किया है कि नवीन पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होगी। तो नवीन पर्वतों की उत्पत्ति हम ये जानते हैं कि जब इनमें अवसादीकरण का काम होना शुरू हुआ, अवसादीकरण हमें देखने को मिला, तो अवसादीकरण के कारण नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हो गई। तो आपका सी पॉइंट हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति। नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति। इज इट क्लियर?
अब नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति, इसके पीछे क्या साक्ष्य है कि वास्तविकता में देखा जाए तो नवीन मोड़दार पर्वत क्यों बने, क्या कारण था? तो नवीन मोड़दार पर्वतों का कारण ये था कि जब ये शिफ्ट हुए थे, महाद्वीप जब शिफ्ट हुए थे, तो शिफ्ट होने से क्या है, यहाँ भूसन्नतियों का निर्माण हो गया इन क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा, रॉकीज एंडीज बना, इसका मतलब यहाँ भूसन्नति बनी होगी, ठीक है, यहाँ भूसन्नति बनी होगी। यहाँ पर आपके पढ़ा आपने आल्प से, यहाँ हिमालय हैं आपके, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी भूसन्नति थी, यहाँ 33 भूसन्नति थी, 33 भूसन्नति, क्लियर। यहाँ पर आपके छोटी छोटी प्लेटें पाई जाती हैं, जुआन डी फूका प्लेट है, यहाँ जुआन डी फूका प्लेट है, यहाँ प्लेट्स हैं आपके, ठीक है। तो इन प्लेट्स के कारण जब ये टकराए तो टकराने के परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिला, टकराने के परिणाम स्वरूप ये देखने को मिला कि इन भूसन्नतियों में एक तो अवसाद था पहले ऑलरेडी, जो महासागरों का अवसाद था, प्लस इन महाद्वीपों में जो नदियाँ बहती थी वो अपना अवसाद लाती थी और धीरे धीरे उनमें वलन, उनमें फोल्ड होते गए और फिर पर्वतों का निर्माण हो गया। तो नवीन मोड़दार पर्वतों के उत्पत्ति के विषय में भी ये साक्ष्य हमें देता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा, और महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है इसलिए रॉकीज और एंडीज का निर्माण हुआ है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 4th पॉइंट की हम बात करते हैं, संरचनात्मक समानता। संरचनात्मक समानता, तो एक एविडेंस हमें ये भी मिलता है, डी एविडेंस बन रहा है संरचनात्मक समानता। संरचनात्मक समानता, देखिए संरचनात्मक समानता का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा आप, शैलों से। किससे है? शैलों से, यानी रॉक सिस्टम से है। और रॉक सिस्टम ये कहता है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में, साथ ही साथ यहाँ अफ्रीका का ये जो भाग, ठीक है, अफ्रीका का ये जो भाग जो आपका उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ था, यूरोपियंस रीजन, और दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ था आपका अफ्रीका का पार्ट। तो यहाँ जो चट्टानें पाई गई तटों के किनारे किनारे, चाहे वो अफ्रीका भाग हो, आपका यूरोप हो, आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका रीजन हो, तो इन तटों पर जो तट जुड़े हुए थे, तो इन तटों पर जो शैलें पाई गई, जो चट्टानों की संरचना पाई गई, वो चट्टानों की संरचना हूबहू चारों में एक जैसी थी। चारों में मतलब उत्तरी अमेरिका में जो चट्टानें पाई गई वो यूरोप से बिल्कुल सिमिलर रखती है, सिमिलरिटी देखने को मिलती है। दक्षिण अमेरिका में जो चट्टान मिली पूर्वी तट पर, वो गिनी की खाड़ी या अफ्रीका के उस भाग की चट्टानें उनसे बिल्कुल सिमिलर थी, समानता रहती है। इसीलिए वैगनर बताने में अपने पक्ष को मजबूत हो गए कि उत्तरी अमेरिका जब यूरोप वाले रीजन से जुड़ा हुआ था, राइट, और दक्षिण अमेरिका वाला रीजन अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, तो इनमें इनकी चट्टानों में भी समानता देखने को मिलती है। इसका मतलब जो यूरोप और अफ्रीका में चट्टानें हैं, एज इट इज़ वही चट्टानें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में भी देखने को मिली। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण कारक बन गया कि संरचनात्मक समानता में देखने को मिली, और शैलों की संरचना हूबहू वैसी ही पाई गई, समानता देखने को मिली, और इसीलिए इनका ये प्रमाण और पावरफुल बनता चला गया। देखिए, नंबर 1 अटलांटिक तटीय साम्यता देखने को मिली, नंबर 1। नंबर 2 पर्वतों का संरेखन देखने को मिला, यानी अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन देखने को मिले कि किस तरह से अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन एक पैटर्न में बने हुए हैं। नंबर 3 नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति। अब देखिए नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मतलब इस वाले भाग में जो आपका रॉकीज और एंडीज वाला भाग है, रॉकीज और एंडीज जब इधर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका जब इधर शिफ्ट हो रहे थे, तो यहाँ पर एक भूसन्नति का निर्माण हो गया, और भूसन्नति के निर्माण होने से, तलछट जमने से उसमें वलन पड़ने लगे, मोड़ पड़ने लगे, और जिससे नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हो गई। एज इट इज़ वही प्रोसेस यहाँ पर भी देखने को मिला। यहाँ 33 भूसन्नति थी, और 33 भूसन्नति के कारण यहाँ पर आल्प्स और आपके हिमालय रीजन जो है उसका डेवलपमेंट हो गया। इज इट क्लियर? नो डाउट। ओके, नेक्स्ट संरचनात्मक समानता कि चट्टानों में समानता देखने को मिलती है, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका सिमिलर जो चट्टानें यहाँ पर है, एज इट इज़ वही चट्टानें जो हैं वो आपके
यूरोप रीजन में और आपके अफ्रीका रीजन की जो पश्चिमी भाग है दोनों के, यूरोप का और अफ्रीका का पश्चिमी भाग, यहाँ उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी भाग, इनकी चट्टानों में क्या देखने को मिलती है, समानता देखने को मिलती है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं, एक प्रमाण हमें मिलते हैं कि वास्तविकता में ये भाग कभी ना कभी जुड़ा हुआ होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखें तो पुरा जीवाश्मीय समानता, इसका ई पॉइंट हो जाएगा पुरा जीवाश्मीय समानता। पुरा जीवाश्मीय समानता, देखिए दोस्तों पुरा जीवाश्मीय समानता क्या है, ठीक है, इसको समझ लेना है आपको आवश्यक है। पुरा जीवाश्म समानता का मतलब ये हो गया कि जो उस समय पुरा जीवाश्म था, इट्स मीन्स जो उस समय की वनस्पति, उस समय के जो जीव जंतु थे, वो जीव जंतु वे वनस्पति जो इस उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका तट पे थे, एज इट इज़ वही अफ्रीका और आपके यूरोप भाग में भी रहे होंगे। पेड़ पौधे, वनस्पति और जीव जंतु, तो जीव जंतु का जो समूह था वो पूरा का पूरा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ था और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ था। लेकिन जब ये अलग हो गए तो यहाँ जो जीव और जो वनस्पति यहाँ पाई गई, वही वनस्पति दक्षिण अमेरिका में, वही यूरोप में और वही अफ्रीका में। इसका मतलब ये भाग कभी ना कभी पहले जुड़े हुए थे, और यदि जुड़े हुए थे तो इतने विशाल राशि पर, इतने विशाल स्थलखंड भूभाग पर सिमिलर एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो चारों ही महाद्वीपों में देखने को मिले, ठीक है। और ऐसे ही वनस्पति भी थी, वनस्पति भी चारों ही महाद्वीपों में एज इट इज़ देखने को मिली, जो कि ये सिद्ध करती है कि पूरा जीवाश्म समानता जो है, यानी जीव जंतु जो है, वनस्पति जो है ना, इन सबका एक कॉम्बिनेशन बनता है जो कि उस पुराने समय को इंगित करता है कि उस पुराने समय में चारों ही महाद्वीपों में जो वनस्पति थी, यानी वो उस समय पैंजिया में जो वनस्पति थी, वो वर्तमान में या उस समय जब ये अपनी स्टडी कर रहे थे तो उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में और अफ्रीका में भी वही वनस्पति और वही जीव जंतु पाए गए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण फिर साबित हो जाता है वैगनर की उस थ्योरी में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई पॉइंट। फिर एफ पॉइंट की चर्चा करें तो एफ पॉइंट की हम चर्चा करते हैं तो एफ पॉइंट में हम बात करते हैं कि जीवों की हैबिट, जीवों की आदतें, इसको जैविक आदतें भी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल हैबिट, जैविक आदतें। अब देखिए दोस्तों, इसको समझ लीजिए कि जीवों की आदतें या जैविक आदतें क्या है। जीवों की आदतें या जैविक आदतें क्या होती हैं, यानी बायोलॉजिकल हैबिट क्या होती है। बायोलॉजिकल हैबिट का मतलब ये हो जाता है कि कोई जीव या जीवों के जो समूह होता है, जो उसके पूर्वज से लेकर वो वहाँ तक जब चलता है, तो ये हम देखते हैं उनकी एक बायोलॉजिकल हैबिट होती है, एक उनका प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को पूरे वर्ष तक अपनाते हैं। जैसे वैगनर ने बताया कि एक लेमिंग नामक जीव था, एक लेमिंग नामक जीव था जो कि ठंडे प्रदेशों में पाया जाता था, और उसका एक क्रम था, एक प्रोसीजर था चलने का, एक चलने का क्रम था, एक के पीछे एक के पीछे, हम कहते हैं ना भेड़ चाल। अब भेड़ देखो आप या बकरियों का झुंड देखते हैं तो सबसे पहली जो बकरी जाती है वो सारी की सारी बकरियां उसके पीछे या सारी की सारी भेड़ें उसके पीछे चल जाती है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं जो पशुपालक होते हैं अपने पशुओं को पालते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के पशुओं को पाले, ठीक है, जब वो उनको चराने के लिए लेके जाते हैं तो जैसे जो व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा होता है उसके पीछे 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 वो चल रहे होते हैं, चाहे वो आगे जाके मनुष्य नीचे ही क्यों ना गिर जाए तो वो भी वहीं जाएंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से वैगनर ने बताया कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जो लेमिंग नामक जीव पाया जाता है, वो लेमिंग नामक जीव विचरण करते हैं, और उसी सीरीज में विचरण करते थे जो उस समय करते थे, यानी कि उनके जो पूर्वज थे वो भी उसी दिशा में विचरण करते थे, और विचरण करते करते एक पूरी बेल्ट में आते थे और फिर उसके बाद समुद्रों में जाके गिर जाते थे। लेकिन उस समय समुद्र कौन सा था, पैंथेलासा, उस समय कौन सा था, पैंथेलासा। क्लियर। तो फिर वैगनर ने बताया कि आज भी ये जो जीव हैं, आज भी ये जीव क्या करते हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, और फिर कहाँ गिर जाते हैं, अटलांटिक महासागर में। कहाँ गिर जाते हैं, अटलांटिक महासागर में। इसका मतलब उन्होंने तो वो रूट फॉलो कर रखा है, पर चूंकि वो प्रशांत में नहीं गिर रहे। क्यों नहीं गिर रहे प्रशांत, क्योंकि प्रशांत महासागर तो इधर शिफ्ट हो गया, और या फिर एशिया के पूर्वी छोर पे शिफ्ट है, तो यहाँ जो महासागर बना है ये अटलांटिक महासागर, इस अटलांटिक महासागर में वो शिफ्ट हो गए।
ठीक है, क्लियर। तो लेमिंग नामक जो जीव है, जब वो एक पैटर्न पे चलते थे, उनके पूर्वज उस पैटर्न पे चलते थे, तो उस समय उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका जब सटे हुए थे तो एक पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते थे और फिर अंत में जाके वो प्रशांत महासागर में गिरते थे। लेकिन इस दक्षिण अमेरिका का भी सफ़र करते थे, लंबा सफ़र हो जाता था, लेकिन अब वो लंबा सफ़र एक छोटे अंतराल में सिमट कर रह गया और वो फिर अटलांटिक महासागर में आके स्वाह हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये जैविक आदतें। और फिर इसका एक उदाहरण आप ये भी देखते हैं कि भरतपुर में जो अभ्यारण्य है उन या उस क्षेत्र में, तो आप देखते हैं कि जो साइबेरियन बर्ड होती है, वो साइबेरियन बर्ड हमारे साइबेरिया के क्षेत्र से, यूरोप आपके रूस वाले क्षेत्र से गति करती हुई, उड़ती हुई हमारे भरतपुर तक आके पहुंचती है। जब अभी ठंड का मौसम अभी शुरू हुआ है तो इसमें आप देखेंगे कि साइबेरियन क्रेन होती है, वो साइबेरियन क्रेन जो है वो वहाँ से चलकर हमारे भरतपुर तक आती है। तो ये क्यों, क्या कारण? तो कहीं ना कहीं जलवायु का प्रभाव, जलवायु का एक पैटर्न रहा होगा जो वहाँ उनको, अब बहुत ठंड पड़ेगी उस क्षेत्र में, तो वैसी जलवायु हमारे भारत में मिलेगी इस समय, और जब यहाँ गर्मी हो जाएगी तो ये पुणे वापस लौट जाएगी। तो देखिए एक पैटर्न नज़र आ रहा है ना, पहले तो आना, फिर वापस जाना, फिर जाकर पुणे वापस आना नेक्स्ट ईयर की सर्दी में। तो ये एक पैटर्न चल रहा है। तो ये बायोलॉजिकल हैबिट होती है, क्योंकि उनके पूर्वज भी पहले आते होंगे कालांतर में, तो ये भी उन्होंने अपना वो सिस्टम अपना रखा है। तो ये कहलाता है बायोलॉजिकल हैबिट। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इसके सारे पॉइंट को कवर कर लिया है। आपको समझ में आ गया है कि ऐसे कौन कौन से बिंदु रहे जिससे प्रमाणिकता सिद्ध होती है कि वैगनर ने जो कुछ भी बताया महाद्वीपों के विस्थापन के बारे में, वो काफ़ी हद तक बिल्कुल विशुद्ध रूप से सही था। ठीक है, तो इस क्लास में केवल हम इतना ही रखते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया है। हमने पढ़ लिया एक तो आपके महाद्वीपों के प्रवाह का जो प्रभाव था वो क्या पढ़ा, और दूसरा हमने पढ़ लिया इसका एविडेंस। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इसके कौन से ऐसे विपक्ष में मत पड़े जिससे प्रमाणित होता है कहीं ना कहीं कि वैगनर की थ्योरी जो असंतुष्ट करती, संतुष्ट नहीं करती, महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में असंतुष्ट करती। पर चूंकि यदि हम पूरा एनालिसिस देखें तो काफ़ी हद तक, ऑलमोस्ट मैंने बताया था 80-90% महाद्वीपीय विस्थापन हो रहे हैं, इसके बारे में प्रमाण जो वैगनर ने दिए हैं वो काफ़ी हद तक सही है। ठीक है, और नहीं तो इसके आगे एक और फिर एक थ्योरी बन जाती है, उसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से तो बिल्कुल हमें पता चल जाता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। मतलब वैगनर ने जो एफ.पी. टेलर की थ्योरी काम में ली थी, ठीक है, वो थ्योरी फिर वैगनर ने अप्लाई की, तो वैगनर ने काफ़ी हद तक उस चीज़ को बता दिया कि जो महाद्वीप विस्थापित होते हैं। और फिर प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी आती है वो एक प्रकार से प्रमाणिक सिद्ध कर देती है कि महाद्वीपों का विस्थापन आज भी चल रहा है और वर्तमान में जारी है और ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि कारण क्या है दोस्तों, कारण ये है, वो क्वेश्चन मार्क है, आगे हम चर्चा करेंगे। आप सोचिएगा कि महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा है या महाद्वीप जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, उसके लिए कोई प्रमाण आप मुझे बताएं। आप इस क्लास के बाद आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर कारण ये है कि महाद्वीपीय विस्थापन जो हो रहा है उसका कारण ये, प्रमाण ये है कि आज भी महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं। जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।